वेलकम टू कमेक्स चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 3 धातु रसायन में आगे के श्रृंखला में नैसर्ड समीकरण के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर जो नैसर्ड समीकरण है, नैसर्ड समीकरण को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोड विभव के लिए नैसर्ड समीकरण और दूसरा है सेल विभव के लिए नैसर्ड समीकरण। तो पहले हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव के लिए नैसर्ड समीकरण। इसमें क्या है, किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके लवण के विलयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता एवं ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन नैसर्ड समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। माना किसी धातु की छड़ पर सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अर्ध अपचयन अभिक्रिया के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। धातु आयन है, धातु आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और इसे धातु में बदल देता है, यानी कि Mn प्लस प्लस यानी ई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एम धातु, जो कि ठोस अवस्था में होता है। तो वैज्ञानिक नैसर्ड के अनुसार किसी निश्चित ताप T पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव Mn/m निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यानी ये जो सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, EU ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, या कह सकते हैं E जो है धातु का इलेक्ट्रोड विभव और EO इलेक्ट्रोड का मानक विभव है। तो EO माइनस RT/NF log धातु की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता, या इसको हम इस तरह ले सकते हैं, E के स्थान पर Mn प्लस अपानियम इक्वल टू EO Mn प्लस अपानियम EO के स्थान पर यहाँ ले सकते हैं हम माइनस 2.303 RT/NF log धातु की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता। यह समीकरण इलेक्ट्रोड अभिक्रिया का नैसर्ड समीकरण कहलाता है। और ये जो समीकरण है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं नैसर्ड समीकरण। जिसके लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए जहाँ n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर दिए गए ताप T तथा धातु आयन सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव, EO Mn प्लस अपानियम यह मानक इलेक्ट्रोड विभव कब लागू होता है, जब ताप T 298 केल्विन हो, यानी मानक ताप, तथा धातु आयन का जो जलीय विलयन है उसकी सांद्रता, यानी धातु आयन की सांद्रता 1 मोलर हो। Mn प्लस इक्वस ये विलयन में धातु आयनों की सक्रियता या मोलर सांद्रता है। R गैस स्थिरांक, इसका मान 8.3
14 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। टी परमताप है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो ये केल्विन में इसका मान आता है, इसको हम परमताप कहते हैं। यह फैराडे स्थिरांक जिसके वैल्यू 96,500 कूलाम प्रति मोल होती है, आता है 69 समीकरण के अनुसार। इलेक्ट्रोड विभव यहाँ जो सूत्र आया था नीचे ये वाला, इसमें हम आर टी और यह का मान रखेंगे। तो जो मान रखेंगे तो आ जाएगा जो है ई एम एन प्लस अपान एम इक्वल टू ई ओ एम एन प्लस अपान एम माइनस 2.303 गुणे 8.314 यार का मान है, गुणे 298 ये टी का मान है केल्विन में, बटा एन जो स्थानांतरित एटॉमिक संख्या होती है, गुणे 96,500 कूलाम ये फैराडे नियतांक है, लाग धातु की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता। यह ई एम एन प्लस अपान एम इक्वल टू ई ओ एम एन प्लस अपान एम माइनस, यहाँ ऊपर गुणा करेंगे, गुणा करने पर आएगा लगभग 5,705.85 बटा एन गुणे 96,500 लाग धातु की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता। या ई एम एन प्लस अपान एम बराबर ई ओ एम एन प्लस अपान एम माइनस, यहाँ भाग करेंगे 96,500 से 5,705.85 में, तो भाग देने पर आएगा यहाँ पर 0.0591 बटा एन लाग धातु की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर जो धातु आयन की सांद्रता है वो ऑक्सीकृत अवस्था होती है, और जो धातु की सांद्रता है वो अपचयित अवस्था होती है। कहने का मतलब ये है, यह जो समीकरण है धातु आयन इसका अपचयन होता है, तो जब इसका अपचयन होता है तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकृत अवस्था में जाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचयित अवस्था में जाएगा। तो ये हमको ऊपर लिख रखेंगे, यानी अपचयित अवस्था, और ये एम एन प्लस ये है ऑक्सीकृत अवस्था। जहाँ अपचयित अवस्था बराबर अपचयित अवस्था मोलर सांद्रता, ऑक्सीकृत अवस्था इसको करता है ऑक्सीकृत अवस्था मोलर सांद्रता। यह समीकरण ई एम एन प्लस अपान एम तथा ई ओ एम एन प्लस अपान एम में संबंध को व्यक्त करता है, जिसे अपचयन विभव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे अपचयन विभव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर धातु ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता इकाई यानी 1 होती है, अतः एम बराबर 1 मोलर। जो धातु की सांद्रता है जो कि अपचयित अवस्था है, उसके सांद्रता को हम 1 मोल यानी 1 मोलर मान लें। तो इसलिए ई एम एन प्लस अपान एम बराबर ई ओ एम एन प्लस अपान एम माइनस 0.0591 बटा एन लाग 1 बटा एम एन प्लस धातु आयन की सांद्रता जो कि ऑक्सीकृत अवस्था है। तो
इस समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। अब उसके बाद दूसरा है नैनसेट समीकरण में दूसरा है सेल विभव के लिए नैनसेट समीकरण। तो इसमें एक हम गैल्वेनिक सेल लेंगे, उसके सहायता से हम सेल विभव के लिए नैनसेट समीकरण ज्ञात करेंगे। माने कि गैल्वेनिक सेल जिंक आवलिक जिंक आयन के समानांतर कापर आयन आवलिक कापर। तो इसकी सहायता से सेल विभव के लिए सेल अपक्रिया हम लिखेंगे, यानी जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है जिंक आयन में, और कापर आयन का अपचयन होता है कापर धातु में। तो इस अपक्रिया को हम ये प्लस ए, उसके बाद ये प्लस नहीं सॉरी ये जिंक ठोस अवस्था प्लस Cu, उसके बाद जिंक जलीय अवस्था फिर कापर। इस तरह से हम इससे अपक्रिया लिखेंगे। सेल विभव यानी ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, क्योंकि इस सेल में कापर कैथोड मैंने जो सूत्र लिखा गया है इसको लिखा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, क्योंकि इस सेल में कापर कैथोड एवं जिंक एनोड के रूप में कार्य करता है। तो इसको लिख सकते हैं हम ये सेल इक्वल टू कैथोड के स्थान पर ए Cu ऑब्लिक Cu, यानी कि यहाँ पर दायां पक्ष माइनस ई जिंक आयन ऑब्लिक जिंक, यानी कि बायां पक्ष। कापर इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के लिए नैनसेट समीकरण हम इसके लिए निकालेंगे। यहाँ पर जो कैथोड है यहाँ पर इसके लिए नैनसेट समीकरण ECU 2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू EO कापर आयन ऑब्लिक कापर माइनस RT अपान NF लाग कापर की सांद्रता यानी कापर धातु की सांद्रता बटा कापर आयन की सांद्रता। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जिंक इलेक्ट्रोड यानी ये एनोड के लिए नैनसेट समीकरण हम निकालेंगे। ई जिंक आयन ऑब्लिक जिंक इक्वल टू EO जिंक आयन ऑब्लिक जिंक माइनस RT अपान NF लाग जिंक धातु की सांद्रता बटा जिंक आयन की सांद्रता। ये समीकरण नंबर 2। सेल विभव ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड की गणना हेतु समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी जहाँ समीकरण 1 आया है इसमें से हम समीकरण 2 घटा देंगे, तो घटाने पर हम यहाँ सेल विभव यानी ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे ई से कापर आयन ऑब्लिक कापर माइनस ई जिंक आयन ऑब्लिक जिंक, यानी समीकरण 1 समीकरण 2। इसी प्रकार से यहाँ पर E0 या EO कापर आयन ऑब्लिक कापर माइनस EO जिंक आयन ऑब्लिक जिंक, पहला समीकरण से या दूसरे समीकरण से, माइनस RT अपान NF लाग कापर धातु की सांद्रता बटे कापर आयन की सांद्रता। यह समीकरण 1 से माइनस RT
अपान NF लाग जिंक धातु की सांद्रता बटे जिंक आयन की सांद्रता। ये समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो इसको ले सकते हैं हम ई सी कापर आयन बटे कापर माइनस ई जिंक आयन अपान जिंक धातु इक्वल टू ई ओ कापर आयन अपान कापर माइनस ई ओ जिंक आयन अपान जिंक माइनस आर टी अपान NF। यहाँ पर RT अपान NF दोनों में है तो दोनों में एक कॉमन हो जाएगा, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ जब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस मिलकर फिर माइनस हो जाएगा। ये तो हो जाएगा लाग Cu की सांद्रता अपान CO2 प्लस की सांद्रता। अब चूँकि हम माइनस है तो लाग में ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा गुणे जिंक आयन की सांद्रता बटे जिंक धातु की सांद्रता, या ECU2 प्लस अपान Cu माइनस ई जिंक आयन अपान जिंक इक्वल टू EO कापर आयन अपान कापर माइनस EO जिंक आयन अपान जिंक माइनस RT अपान NF लाग कापर धातु की सांद्रता इंटू जिंक आयन की सांद्रता बटे जिंक धातु की सांद्रता इंटू जिंक आयन की कापर आयन की सांद्रता। तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। धातुएं ठोस अवस्था में, यानी चूंकि धातुएं ठोस अवस्था में है इसलिए धातुएं ठोस अवस्था में है इसलिए कापर आयन की सांद्रता और जिंक आयन की सांद्रता दोनों आपस में बराबर होंगे और इनका मान जो होगा एक इकाई होगा, यानी कि 1 मोलर R बराबर 3.14 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल और T का मान 298 केल्विन, F जो कि फैराडे नियतांक है इसका मान 96,500 कूलम। इन मानों को यहाँ समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है, यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर तब समीकरण 3 होगा ECU2 प्लस आब्लिक Cu माइनस ई जिंक आयन आब्लिक जिंक इक्वल टू EO कापर आयन आब्लिक कापर माइनस EO जिंक आयन आब्लिक जिंक माइनस 2.303 RT, यहाँ पर ये T है, T 2.303 RT अपान NF लाग कापर आयन की सांद्रता बटे जिंक आयन की सांद्रता गुणे जिंक आयन की सांद्रता बटे कापर आयन की सांद्रता, यानी कापर धातु सांद्रता बटे जिंक धातु सांद्रता गुणे जिंक आयन की सांद्रता बटे कापर आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर हम RT का मान रखेंगे, R का मान, T का मान और F का मान। तो मान रखने पर यहाँ पर E सेल, यानी यहाँ पर हम ले सकते हैं ECU2 आब्लिक Cu के स्थान पर E सेल, सॉरी ECU2 प्लस आब्लिक Cu माइनस Zn2 प्लस अपान Zn के स्थान पर हम ले सकते हैं E सेल बराबर EOCU2 प्लस आब्लिक Cu माइनस EO जिंक 2 प्लस आब्लिक जिंक, इन दोनों का स्थान हम ले सकते हैं EO सेल माइनस 2.303 गुणे R का मान 8.314
जूल प्रति केल्विन प्रति मोल और टी का मान 298 केल्विन और एफ का मान 96,500 कूलम। लाग यहाँ पर माना गया है कि कॉपर धातु की सांद्रता और जिंक धातु की सांद्रता चूँकि ठोस अवस्था में है तो इनकी इकाई 1 मोलर होगी, तो यहाँ पर दोनों का मान हम 1 रख देंगे, 1 इंटू जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता, या ई सेल बराबर EO सेल माइनस यहाँ ऊपर गुणा करेंगे, गुणा करने पाएगा लगभग 5,705.85 बटे n गुणे 96,500 लाग यहाँ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा वही जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता, या ये सेल बराबर EO सेल माइनस दशमलव यहाँ भाग करेंगे, इसमें भाग करने पर 0.0591 लगभग आएगा और बटे n लाग जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। ये समीकरण नंबर 4। तो जो समीकरण 4 है, समीकरण नंबर 4 नैनसर्ट समीकरण कहलाता है। किसके लिए? सेल विभव के लिए नैनसर्ट समीकरण कहलाता है। उसके बाद रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी ऑक्सीकरण या अपचयन या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्रिया के लिए ये रिएक्शन है ऑक्सीकारक, इसको दिखाएंगे OX प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है प्लस यानी इक्वल टू अपचायक यानी रिडक्शन रिड्यूस्ड, यानी ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपचायक में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी ताप T पर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव E ऑक्सीकारक की सांद्रता यानी OX तथा संगत अपचायक की सांद्रता यानी रिड्यूस्ड में संबंध नैनसर्ट समीकरण के अनुसार निम्नलिखित होता है। नैनसर्ट समीकरण है E इक्वल टू EO माइनस 2.303 RT/NF लाग अपचायक की सांद्रता बटे ऑक्सीकारक की सांद्रता। तो यहाँ पर T का मान ये परम ताप है, ये T परम ताप कहलाता है केल्विन में। R गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक इसका वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। एक फैराडे स्थिरांक है यानी 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम प्रति मोल। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो परम ताप होगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 298 केल्विन, जहाँ EO रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव या मानक रेडॉक्स विभव, N बराबर अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी प्रकार ऑक्सीकरण विभव के लिए अब इसी का उल्टा हो जाएगा, तो E इक्वल टू EO माइनस 0.0591 बटे N लाग ऑक्सीकारक की सांद्रता बटे अपचायक की सांद्रता, जहाँ EO बराबर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है गिब्स मुक्त ऊर्जा या सेल विभव, यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव। वैद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस विद्युत ऊर्जा को विभिन्न
विद्युत कार्य करने में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को मात्रात्मक रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः वैद्युत रासायनिक सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि W विद्युत यानी विद्युत ऊर्जा बराबर सेल का EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव से विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, गुणे सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा। तो सेल का EMF यहाँ ले सकते हैं आप E सेल, और सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा यानी गुणे F, जहाँ N सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की मोल संख्या है, F फैराडे स्थिरांक है, यानी 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो इसलिए W विद्युत बराबर N F E सेल। स्थिर ताप व दाब पर किसी प्रक्रिया का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल्टा G या डेल्टा RG उस प्रक्रिया द्वारा दिए गए लाभकारी कार्य की माप होता है। इसलिए W विद्युत बराबर डेल्टा G, यानी यहाँ पर जो दिखाया गया था ये सेल W विद्युत बराबर NF E सेल, उसके स्थान पर हम डेल्टा G का प्रयोग कर सकते हैं। सेल एक निकाय है जिसके कारण ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर इसके द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अतः डेल्टा G बराबर -W विद्युत यहाँ ले सकते हैं बराबर -NF E सेल, अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा G बराबर -NF E सेल। समीकरण नंबर 1, मानक सेल विभव की अवस्था में मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं डेल्टा G के स्थान पर डेल्टा RG 0 या O, या डेल्टा G O बराबर -NF इंटू EO सेल। ये समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 व 2 गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल के EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं या सेल विभव कहा जाता है, उसी को, दोनों में एक परस्पर संबंध को व्यक्त करता है। समीकरण 2 के उपयोग से यह ज्ञात होता है कि यह सेल अपक्रिया के होने की संभावना के बारे में पूर्व जानकारी देने में सहायक है। किसी सेल अपक्रिया के स्वतः होने के लिए उसके डेल्टा GO यानी कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा G का मान निश्चित रूप में ऋणात्मक होना चाहिए। इसी आधार पर एक स्वतः अपक्रिया के लिए EO सेल या E सेल धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है नेनसर्ट समीकरण एवं साम्य स्थिरांक। तो इसके लिए यहाँ पर हम नेनसर्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक का संबंध व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित गैल्वेनिक समीकरण उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मैंने एक गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है, इसकी सहायता से हम नेनसर्ट समीकरण साम्य स्थिरांक संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जिंक धातु आवलिक जिंक आयन जलीय विलयन में, समानांतर कॉपर आयन जलीय विलयन में, आवलिक कॉपर धातु ठोस अवस्था में। इस सेल में वाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड का कार्य करता है, एनोड से कॉपर इलेक्ट्रोड जो कॉपर इलेक्ट्रोड है कैथोड का कार्य करता है की ओर होती है। जो सेल होता है, सेल में वाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन बहने दिशा
एनोड से कैथोड की ओर होती है, जबकि विद्युत धारा की दिशा इसके विपरीत होती है, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर होती है। इस प्रकार अंतः परिपथ में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहला कि जिंक छड़ से जिंक आयन विलयन में चले जाते हैं, तथा नंबर 2 कॉपर छड़ पर विलयन से कॉपर आयन जमा हो जाते हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण विलयन में कॉपर आयनों की सांद्रता घट जाती है और जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव घटता है और जिंक का इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, क्योंकि विभव के मान सांद्रता पर निर्भर होते हैं और सांद्रता बढ़ने पर बढ़ते जाते हैं तथा घटने पर घटते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव समान हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था पर सेल का विभव शून्य हो जाता है और सेल अभिक्रिया में एक साम्य स्थापित हो जाता है। जो साम्य स्थापित होता है, उस साम्य को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, यानी जलीय विलयन में कॉपर आयन प्लस जिंक धातु इक्वल टू, यहाँ साम्य अवस्था स्थापित होती है, यानी उत्कार्बनिक क्रिया होती है, कॉपर धातु प्लस जलीय विलयन में जिंक आयन। इस अवस्था में उपर्युक्त सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, इसको दिखाते हैं केसी से। केसी निम्नांकित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी केसी बराबर केसी साम्य स्थिरांक बराबर कॉपर धातु की सांद्रता इंटू जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता इंटू जिंक आयन की सांद्रता। चूँकि साम्यावस्था में ठोस पदार्थों के सांद्रण प्राय इकाई में होते हैं, इसलिए केसी बराबर, यानी यहाँ पर जो कॉपर धातु है और जिंक धातु है, कॉपर धातु यानी कि Cu की सांद्रता बराबर जिंक धातु की सांद्रता, इसको हम 1 मोलर मान सकते हैं, 1 यम यानी 1 मोलर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपर धातु और जिंक धातु का मान 1 रख देंगे, तो केसी का मान हो जाएगा यहाँ पर केसी बराबर जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता है। ये समीकरण नंबर 1। इस अभिक्रिया पर निरंतर समीकरण लागू करने पर, जो अभिक्रिया हो रही है केसी वाली, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम निरंतर समीकरण लागू करेंगे। तो लागू करने पर ई सेल बराबर ईओ सेल माइनस RT अपान NF लाग जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता, इसमें R का मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है और T यानी परमताप 298 केल्विन तथा फैराडे स्थिरांक 96,500 कूलम प्रति मोल। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ई सेल बराबर ईओ सेल माइनस, यहाँ R का मान रखेंगे 20303, R के पहले R 20303 गुणे, यानी कि यह जो सेल है RT के पहले हम 2.303 का प्रयोग कर सकते हैं। R का मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल और T का मान 298 केल्विन, N गुणे F का मान 96,500 कूलम लाग जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। तो इसको हल कर लेंगे, हल करने पर आएगा ई सेल बराबर ईओ सेल माइनस, यहाँ भाग करेंगे गुणा करके, तो 0.0591 बटा N लाग जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। यह समीकरण नंबर 2। केसी समीकरण 1 से तथा साम्य में ई सेल बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर ई सेल का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर ईओ सेल माइनस 0.0591 N लाग केसी, या E0 सेल बराबर 0.0591 बटे N लाग केसी। ये समीकरण नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर हम
जो केसी है, केसी के लिए हम यहाँ लाग ले लेते हैं, तो लाग केसी हो जाता है। तो अतः समीकरण 3 किसी सेल के मानक सेल विभव यानी ईओ सेल तथा उसके साम्य स्थिरांक केसी में परस्पर संबंध को व्यक्त करता है। अब केसी की सार्थकता कहाँ तक है? केसी का मान सेल अभिक्रिया की सीमा को निर्धारित करता है। जैसे या उदाहरण के लिए जिंक कॉपर सेल के लिए 298 केल्विन पर केसी का मान 2 × 10⁻37 होता है, जो अभिक्रिया की लगभग पूर्णता को स्पष्ट करता है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक। कल इसके बाद हम वैद्युत चालक शुरुआत करेंगे, इसी चैप्टर में वैद्युत चालक। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।